हाय दोस्तों, मैं सतीश सोल्य कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आधुनिक आवर्त सारणी को और उसके गुणों को। आज की हमारी टॉपिक है दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी से पहले मैं आपको कुछ बातों को याद दिला देना चाहूँगा। हमने पहले पढ़ा था कि मोजले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोषों को दूर किया। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। जो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम था वो था तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। फिर हमने पढ़ा था आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले के अनुसार जो आवर्त नियम होता है वो किस पर आधारित होता है? आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित था? आधुनिक आवर्त नियम, देखिए मेंडलीव ने बताया था क्या? तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु भार पर। ठीक है ना, किस पर? परमाणु भार पर। लेकिन मोजले साहब ने क्या बताया आपका? मोजले ने बताया कि नहीं, तत्वों के जो मूल लक्षण होते हैं वो परमाणु क्रमांक होते हैं। और आज की हमारी टॉपिक क्या है आपकी? दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी में हमें पहले की कुछ बातों को जानना जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने कौन कौन सी आवर्त सारणी पढ़ी है? मेंडलीव की आवर्त सारणी जिसका आधार क्या था? परमाणु भार था। फिर हमने मोजले की आवर्त सारणी पढ़ी जिसका आधार क्या था? परमाणु क्रमांक था। अब बात आती है दीर्घाकार आवर्त सारणी की। तो ध्यान दीजिएगा, दीर्घाकार आवर्त सारणी बिल्कुल आधुनिक आवर्त सारणी के ही समान है, बस उसमें कुछ अंतर हो गए हैं। क्या अंतर है? तो उसे देखिएगा। पहला अंतर तो ये है, हमने क्या पढ़ा था आधुनिक आवर्त सारणी में कि वर्गों को उपवर्गों में बांटा गया था। किस में बांटा गया था? ए और बी में। लेकिन जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसमें क्या कर दिया गया है? इसे ए और बी में, वर्ग को ए और बी में ना बांटकर 1 से 18 तक के किस में बांट दिया गया है? समूहों में बांट दिया गया है। समूह या वर्ग कह सकते हैं। मतलब उपवर्ग वाला काम खत्म हो गया और किसका काम शुरू हो गया? सिर्फ वर्ग का। उपवर्ग शब्द खत्म हो गया। अब दूसरी बात जान लीजिएगा दीर्घाकार आवर्त सारणी में। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को 4 खंडों में बांटा गया है। तत्वों को 4 खंडों में बांटा गया है। अब वो 4 खंड कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूं। देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्मॉल एस रहेगा और स्मॉल पी, ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और लास्ट में आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब जो दीर्घाकार आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों को 4 खंड का मतलब 4 ब्लॉकों में बांटा गया। पहला था आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा था पी, डी, फिर एफ। और इनको हिंदी में हम क्या कहते हैं? एस खंड के तत्व या एस ब्लॉक के तत्व, इसे पी ब्लॉक के तत्व, इसे डी ब्लॉक के तत्व और इसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ आगे की बातों को। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में हमने गुणों को पढ़ा था, सेम दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी वही गुण होते हैं। कुछ अलग गुण भी आज हम देखेंगे। मतलब दीर्घाकार आवर्त सारणी क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब चलिए देखते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी को। यहाँ पर मैंने बॉक्सेस को बना दिया है। अब इसमें हम देखते हैं कि किसे वर्ग कहा गया, किसे आवर्त। तो आपने पढ़ा था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिसे हमने आवर्त कहा था। तो सेम इसमें भी वही बात है। ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। आपको पता है ये दोनों, पहला होता है आपका लैंथेनाइड्स, ये श्रेणी है लैंथेनाइड श्रेणी। इसको 4f श्रेणी भी कहते हैं क्योंकि इसमें जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं उनको इसमें रखा जाता है। ठीक है, चाहे तो 4f श्रेणी का है चाहे तो लैंथेनाइड्स।
और जो नीचे वाली श्रेणी होती है उसे कहते हैं एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स। और या तो इसको हम कहते हैं 5F सीरीज, ठीक है ना, 5F सीरीज या श्रेणी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले में ये जो नीचे वाली लाइन है जिसमें मैंने आपको बताया था कि 90 से लेकर कहाँ तक तत्व आते हैं, 103 तक आते हैं, और ऊपर वाले में मैंने क्या बताया था, 58 से लेकर 71 तक आते हैं, मतलब बीच में आप भर लीजिएगा। तो ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आए कहाँ से हैं, तो मैंने बताया था जो ये लेंथेनाइड्स हैं ये आपके छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में से। ये चीजें अभी हम देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये आवर्त हो गए और ये जो दो लाइनें हैं ये छठे और सातवें आवर्त का निकाल कर नीचे रखा गया है। तो चलिए अब वर्गों की बात करते हैं। हमने आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ा था कि ये फर्स्ट ए होता है, ये सेकेंड ए होता है, इस तरह हमने बांटा था। लेकिन दीर्घाकार आवर्त सारणी में क्या है, वर्गों को ए और बी में न बांटकर 1 से 18 तक के खानों में बांट दिया गया है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11th हो गया आपका, 12th हो गया, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है ना। आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया। चलिए देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि वर्गों को उपवर्गों में नहीं बांटा गया, डायरेक्ट 1 से 18 तक के खानों में बांट दिया गया। तो ये तो हमारा पहला ही गुण हो गया कि आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है, और वर्ग की संख्या कितनी है, 1 से लेकर 18, अर्थात कुल कितने हैं, 18 वर्ग हैं। ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा गुण अब जान लीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को खंडों में बांटा गया है। वो 4 खंड थे, कौन कौन से, तो अब ध्यान दीजिएगा। ये जो आपके पहले और दूसरे वाले आते हैं ये यस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो इधर वाले हैं ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये जो बीच में है आपके 3 से लेकर 12 तक, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो नीचे हैं आपके दोनों लाइनों के, इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो समझ में आ गया 4 खंड कौन कौन से हैं। पहला और दूसरे वर्ग के जितने तत्व हैं वो आपके एस ब्लॉक के हैं। 3 से लेकर 12 तक में कहाँ तक भाई, देखिए ये वाला एरिया, ये जो है पूरा, ठीक है ना, यहाँ तक ये पूरा एरिया किसका है, आपका डी ब्लॉक के तत्वों का है। और ये जो आपका है मीनार जैसा इतना दूर तक का, ये आपका पी ब्लॉक है। और ये आपका कौन सा है, ये दोनों लाइनें एफ ब्लॉक की है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं इसी को मुझे समझाना था आपको। तो देखिए ये तीसरे वर्ग के छठे आवर्त के, पहली लाइन जो है लेंथेनाइड्स उसकी बात हो रही है, वो छठे आवर्त के तीसरे वर्ग का भाग है। और ये जो एक्टिनाइड्स है वो 7वें आवर्त के तीसरे वर्ग का भाग है। ये हमने आधुनिक आवर्त सारणी में भी पढ़ा था। तो सारे गुण इस दीर्घाकार आवर्त सारणी के जो होते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी के ही समान होते हैं। आई बात समझ में। इसमें केवल चेंजिंग क्या है, आपका जो वर्गों को उपवर्गों में बांटा गया था वो चेंजिंग है। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा ये है आपका कि खंड में बांटा गया है, एस डी पी और एफ, इसको हम एस पी डी एफ, मतलब एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब बात आती है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी का आधार क्या है, क्योंकि हमने मेंडलीफ में क्या पढ़ा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के। आधुनिक आवर्त सारणी में जो मोजले की आवर्त सारणी थी उसका आवर्त नियम क्या था आपका आधुनिक वाला, कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है इसका जो आधार है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वही क्या है आपका, इसका आधार है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये किसके आधार पर है, तो बोर का जो नियम था इलेक्ट्रॉन वितरण वाला उसी पर आधारित है। मतलब दीर्घाकार आवर्त सारणी का आधार हो गया बोर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला नियम। और परिभाषा क्या होगी इसकी आवर्त नियम की, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था,
तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मोजले या आधुनिक आवर्त नियम क्या था, हमने पढ़ा था तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और जो अब हम पढ़ रहे हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी, इसका आधार क्या है या आवर्त नियम क्या है, तो वह है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण वो किसके आवर्ती फलन होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए अब आवर्त सारणी, ये जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसके कुछ गुणों को और जान लेते हैं। तो पहला गुण तो इसका यही था कि इसमें आवर्त की संख्या कितनी थी भाई, 7 थी, और वर्ग की संख्या कितनी थी, 18 थी। ठीक है। दूसरा आपने जाना कि इसमें तत्वों को 4 खंडों में बांटा गया था, तत्वों को 4 खंडों में बांटा गया था, खंडों में बांटा गया था। अब तीसरा जान लीजिएगा, तत्वों का जो मूल लक्षण होगा वो किस पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 गुण। अब इसके बाद कुछ गुणों को देख लेते हैं। अब देखिएगा चौथा गुण इसका, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी आवर्त, ये जो पहला आवर्त है या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है ना, तो पहले को छोड़ दिया जाए तो कोई भी आवर्त जो होता है वो क्षार धातुओं से शुरू होता है। क्षार धातु मैंने कल का बताया था, इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें लिथियम, इसमें सोडियम, इसमें पोटेशियम, इसमें आपका रुबिडियम होता है, इसमें सीजियम होता है और इसमें फ्रांसियम होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पहला जो वर्ग होता है इसी को हम क्या कहते हैं, क्षार धातुओं का वर्ग। और ये जो 18वां वर्ग जिसे कल हमने शून्य वर्ग कर कर पढ़ा था, तो इसमें मैंने बताया था कौन सी गैसें होती हैं, निष्क्रिय या अक्रिय गैसें होती हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर Ar, Kr और Xe, फिर Rn, और ये UU कर कर होता है उसे छोड़ देते हैं, वो रेडियो एक्टिव है। ये जो 7वां वर्ग आवर्त है आपका, इसमें सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी आवर्त, जैसे दूसरे को लेना है पहले को छोड़ देना है, कोई भी आवर्त जो होता है वो क्षार धातुओं से शुरू होता है। ये मैंने आपको क्या बताया था, क्षार धातु वाला वर्ग है पहला जो है, और दूसरा क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु वाला। तो इससे हमसे लेना देना नहीं है। इधर 18 वाले को हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय या अक्रिय गैस तत्वों का वर्ग, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी आवर्त जो होता है वो क्षार धातुओं से शुरू होकर निष्क्रिय गैसों पर समाप्त होता है। तो ये भी एक क्या है, गुण है। तो 5वां देखते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अब देखिएगा ये जो पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं 5वीं के अंतर्गत, ये सारी पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप में भी ऑप्शनल क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका, इसमें देखिएगा, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा तो कंफर्म है जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के पास आ जाएंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए नाभिक है किसी परमाणु का और ये उसके कोष हैं। कोष किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 2, मान लीजिए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है,
तो अगर त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, ये जो बीच वाला भाग है उससे किनारे वाले कोष का जो बीच का दूरी, जो बीच की दूरी होगी उसी को हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो दूरी घटने के कारण, मतलब जब त्रिज्या छोटी होगी तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी, घटेगी, वह कोष के इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन भरना कठिन हो जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो ध्यान दीजिएगा दूसरा आपका गुण क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, ध्यान समझिएगा, तो इसमें क्या होता है, धन विद्युतीय लक्षण घटते हैं, धन विद्युतीय लक्षण घटते हैं। तो कन्फर्म हो गया यहाँ पर कि अगर ऋण विद्युतीय की बात करेगा तो हम कहेंगे वो तो बढ़ते हैं, मतलब धन विद्युतीय घटते हैं, तो कन्फर्म है कि ऋण विद्युतीय बढ़ेंगे। तो मैं ऋण विद्युतीय का नहीं लिख रहा, ये याद रहे ना। तीसरा आप जान लीजिएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसकी बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, बढ़ता है। चौथी पॉइंट जान लीजिएगा, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालने पर, ठीक है ना, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने पर। तो देखिएगा आयनन ऊर्जा, ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। अब जान लीजिएगा इसमें पांचवा, तो ध्यान दीजिएगा, एक होती है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, जब कोई परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। मान लीजिए दो परमाणु हैं एक्स और वाई, इनके मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ हो इस तरह, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा, कोई इसमें से ऐसा परमाणु होगा जो साझे के इलेक्ट्रॉन को एक तरफा खींचेगा। देखिए इसमें जो डॉट है वो एक्स का इलेक्ट्रॉन है, जो क्रॉस है वो वाई का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। लेकिन इसमें से जो बेईमान प्रकृति का होगा वो क्या करेगा, मतलब जिसकी खींचने की क्षमता अधिक होगी, बेईमान नहीं भाई, खींचने की क्षमता अधिक होगी, वो क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को एक तरफा खींच लेगा। मान लीजिए वाई की क्षमता अधिक है तो यक्स का इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा, तो इस पर क्या हो जाएगा प्लस, और वाई ने खींचा इसीलिए इसके ऊपर हो जाएगा माइनस। तो जो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है यहाँ पर, जब कोई एक परमाणु खींचता है तो उसकी खींचने की क्षमता को ही, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने ओर खींचने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता। अब उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको कि किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ही क्या कहलाएगी, उसकी विद्युत ऋणात्मकता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान, ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। इसी में से एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ ब्लॉकों की, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर, किसको, हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्व धातु हैं। मतलब हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें के और इसमें के, पहले और दूसरे वर्ग के सभी तत्व क्या मिलेंगे आपको, धातु। पी ब्लॉक में चलते हैं, तो पी ब्लॉक में आपके धातु, अधातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्वों को स्थान दिया गया है, ठीक है ना। धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्वों को पी ब्लॉक में रखा गया, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। ये जो बीच में आपका कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो इसमें सारे तत्व क्या हैं, धातु हैं, ये जानते रहिएगा। और ये जो एफ ब्लॉक है आपका, इसमें भी सारे तत्व क्या हैं आपके, धातु हैं। यहां तक बात समझ में आई। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्या हैं, धातु हैं। डी ब्लॉक में भी धातु, एफ ब्लॉक में भी धातु, लेकिन पी ब्लॉक में आपके क्या है, धातु, अधातु और
उपधातु, तीनों प्रकार के तत्व इसमें रखे गए हैं। अब कुछ चीजें यहीं पर मैं समझा देता हूं जो आवर्त सारणी की विशेष विशेषताएं हैं, वो क्या है तो अब जानिएगा। संयोजकता, संयोजकता तो आप जानते होंगे, एक तत्व की दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, वैलेंसी शब्द से, वैलेंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है पावर और कैपेसिटी। तो उतना हमें नहीं पढ़ना है, बस इतना जानते रहिए कि इस आवर्त सारणी में होता क्या है। हाइड्रोजन के सापेक्ष जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता जो होती है वो पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, 1 से 4 तक बढ़ती है, और फिर क्या करती है, घटना प्रारंभ हो जाती है। फिर 4 से 1 तक क्या करती है, घटती है। आई बात समझ में यहां तक? अब ध्यान दीजिएगा, यही अगर ऑक्सीजन के सापेक्ष होती तो ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता, इसे भी जान लीजिए यहीं पर, लगातार 1 से 7 तक बढ़ती है, 1 से 7 तक बढ़ेगी, ये याद रहे, तक बढ़ती है। यहां तक बात समझ में आ गई कि यच के सापेक्ष संयोजकता क्या होगी तत्वों की, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर क्या हो जाएगी, घटना प्रारंभ हो जाएगी। अगर वही ऑक्सीजन के सापेक्ष देखें किसी आवर्त में, तो किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, मतलब क्षार धातुओं से निष्क्रिय गैस तत्वों की तरफ, तो संयोजकता का मान क्या होगा, 1 से 7 तक लगातार बढ़ेगा। अब यहीं पर कुछ गुण को और जान लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं। ये होता है आपका परावर्ती संयोजकता। परावर्ती संयोजकता, परावर्ती संयोजकता का मतलब समझ रहे हैं, संयोजकता इसका मतलब होता है कोई तत्व होगा वो क्या करेगा, संयोजकता के एक से अधिक मानों को दर्शाएगा। ठीक है, जैसे देखिए Cu कॉपर, इसके पास 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। अगर Cu पर 1+ हो, मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो, 1 हो, तो हम इसे क्यूप्रस कहते हैं। और वही Cu पर कितना हो, डबल+ हो, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। 2+ का मतलब संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई, और इसमें संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। तो जिस तत्व की संयोजकता के मान 1 से अधिक होते हैं उसी को हम कहते हैं कैसी संयोजकता वाले तत्व, परावर्ती संयोजकता वाले तत्व। जैसे यहाँ कापर Cu29 होता है ना, तो उसके 2 प्रकार के आयन होते हैं, Cu पर 1+ जिसकी संयोजकता 1 और Cu पर डबल+ जिसकी संयोजकता 2। तो इसको हम कहते हैं क्यूप्रस, और इसे कहते हैं क्यूप्रिक। ठीक है, क्यूप्रिक आयन। अब ध्यान दीजिएगा, जब संयोजकता के 2 मान हो तो जिसमें मान कम होता है उसके नाम में अस लगाते हैं। देखिए क्यूप्रस अस, और यहाँ देखिए डबल+ है, 2 संयोजकता है मतलब 1 से अधिक है, तो अधिक वाले में इक लगाते हैं। देखिए क्यूप्रिक आयन है वो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि ये जो परावर्ती संयोजकता होती है ये दर्शाते कौन है, तो डी ब्लॉक के ये जो तत्व है ना, यहाँ पर तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक, तो डी ब्लॉक के तत्वों में परावर्ती संयोजकता का गुण पाया जाता है। किसमें भाई, डी ब्लॉक के तत्वों में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की, इसे भी देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम में कि ये बताइए कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में से किस तत्वों के, मतलब इनमें से किन तत्वों के जो आयन और यौगिक होते हैं रंगीन होते हैं। आयन और यौगिक क्या होंगे, रंगीन होंगे, तो वो होते हैं भैया डी ब्लॉक के। ठीक है ना, रंगीन किस ब्लॉक के होंगे, तो वो डी ब्लॉक के होंगे, ये याद रखिएगा आप। आई बात समझ में। और एक और इंपॉर्टेंट गुण जान लीजिए यहीं पर, उत्प्रेरकी गुण किसमें पाए जाते हैं, तो ये भी जान लीजिएगा, ये भी डी ब्लॉक के ही तत्वों में पाए जाते हैं।
ठीक है, आपने क्या जाना, उत्प्रेरकी गुण भी डी ब्लॉक के तत्वों में, आयन और यौगिक रंगीन भी किनके होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के होते हैं। उत्प्रेरकी गुण किसे कहते हैं, तो अब इसे जान लीजिए। उत्प्रेरकी गुण का मतलब होता है जब कोई अभिक्रिया हो रही हो, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए x y के साथ क्रिया कर रहा हो और क्रिया कर कर मान लीजिए z कोई कंपाउंड बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इन दो पदार्थों की जो क्रिया करने की दर है, मतलब ये क्रिया कर कर ना जेड को बना रहे होंगे, अगर वो किसी तीसरे के आने से, मान लीजिए यहाँ पर कोई तत्व ए आ गया, कोई ए पदार्थ की वजह से इनकी क्रिया की दर प्रभावित हो रही है, या तो ज्यादा क्रिया कर कर जेड का निर्माण करें या तो धीरे धीरे क्रिया करें और कम जेड बनाएं। तो जब किसी तीसरे पदार्थ के आने से कोई अभिक्रिया प्रभावित हो जाए, ये भाग नहीं लेगा अभिक्रिया में, लेकिन अभिक्रिया के वेग को या उत्पादन को क्या कर देगा, घटा या बढ़ा देगा, तो इसी पदार्थ को हम कहते हैं उत्प्रेरक। इससे ये पता चलता है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देंगे और या तो घटा देंगे, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो जो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये आपके कैसे गुण दर्शाते हैं, उत्प्रेरकी गुण दर्शाते हैं। अब देखिएगा आवर्त सारणी का एक दोष जान लीजिएगा, एक क्या दो दोष जान लीजिएगा। हाइड्रोजन को पहले वर्ग में क्षार धातुओं के साथ रखा गया है और यहाँ पर 17वें वर्ग में भी रखा गया है, ठीक है ना, यहाँ पर, और हैलोजनों के साथ, यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था FCl होता है, ठीक है, इनके साथ भी हाइड्रोजन को रखा गया है क्योंकि दोनों से इसके गुण क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। और दूसरा जो आवर्त सारणी का दोष है वो है आपका क्या, परावर्ती संयोजकता का पाया जाना, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। परावर्ती संयोजकता का मतलब कि तत्व एक से अधिक प्रकार की संयोजकता को दर्शाते हैं। तीसरा इसका क्या अपवाद है, अब इसे दोष क्या है तो इसे जान लीजिएगा। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणियां हैं इनको आवर्त सारणी में स्थान नहीं प्राप्त है। तो ये हो गई हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी।